आज के मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी का दादा कौन है? अमित शाह के बाबा क्या नाम है? लंबे समय से शारीरिक संबंध, शादी से इनकार, धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता। मुंबई की गलियों में 46 नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई में असमर्थ। एक और हीरा कारोबारी ने 6,710 करोड़ रुपया का चपत लगाई। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। सपा, कांग्रेस और बसपा लगातार सत्तारूढ़ दल भाजपा पर निशाना साधने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी अपने कामों को गिनाने से पीछे नहीं हट रही है। चुनाव के सिलसिले में आर पार पर भी चर्चा हुई, लेकिन डिबेट के बीच ही कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और संबित पात्रा भिड़ गए और पूछने लगे कि नरेंद्र मोदी का नाम क्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने डिबेट में अमित शाह का धर्म भी पूछा। दरअसल डिबेट के बीच संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर इंदिरा गांधी व फिरोज गांधी का नाम लेते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा, जिसके दादा फिरोज खान और जिसकी मां एंटोनियो माइनो हो, वो केवल हिंदुस्तान में ही हिंदुओं के ऊपर प्रवचन दे सकता है। ये सऊदी अरब में जाकर इस्लाम के बारे में प्रवचन दे सकते हैं। घर नहीं लौटेंगे साहब। संबित पात्रा की इन बातों पर कांग्रेस प्रवक्ता बिफर पड़े और बोले, ऐसा है संबित पात्रा, आप जरा अपने दादा और अपने बाबा के बारे में बताओ। नरेंद्र मोदी के दादा कौन है ये बताओ ना। अमित शाह के बाबा का नाम बता दो। बताओ ना नरेंद्र मोदी के बाबा क्या करते थे। उनकी बात पर संबित पात्रा भी जवाब देने से पीछे नहीं हटे। संबित पात्रा ने कांग्रेस प्रवक्ता की बातों का जवाब देते हुए कहा, ये उचित नहीं है, मुझे बोलने दिया जाए। जो आदमी मेरे धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलता हो, जो मेरे धर्म को गाली देता हो। उनकी बात पर कहा, कांग्रेस पूछ रही है कि आप अपने बाबा और अपने दादा का नाम बताएं। उनकी बात पर बिफरते हुए संबित पात्रा ने कहा, ये कौन बेवकूफ हैं, ये कुछ भी कहते रहेंगे और हम उत्तर देते रहेंगे। संबित पात्रा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेवकूफवादियों को उत्तर देना हम बंद करें। जिसके दादा का नाम फिरोज खान और जिसकी मां का नाम एंटोनियो माइनो हो, वो हमारे धर्म के बारे में लगातार अनर्गल बातें करता है। संबित पात्रा की बातों पर कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का पुराना वीडियो दिखा दिया और कहा कि सबसे बड़ी सुपारी हिंदुओं के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने ली। कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा नेता पर निशाना साधते हुए आगे कहा, राहुल गांधी के बारे में अनर्गल बात करने वाले लोगों की वरुण गांधी के बारे में चुप्पी हो जाती है। तुम लगातार राहुल गांधी पर आरोप लगाकर अपनी बेरोजगारी को छुपा रहे हो। बताइए कि अमित शाह हिंदू हैं या जैन? हमारे हिंदू मंदिरों का उद्घाटन आप अमित शाह से कराएंगे। उनकी बात पर संबित पात्रा ने कहा, हमारे गृह मंत्री पर आघात किया गया है, उनके ऊपर गलत आक्षेप किया गया है। उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि वो हिंदू हैं। अगर जैन भी होते तो इतना जहर क्यों? जैन और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। एंटोनियो माइनो विंची से आकर मंदिरों में जा सकती हैं और जैनों के खिलाफ जहर उगलोगे। लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद यदि कोई शादी करने से इनकार कर देता है तो उसे धोखाधड़ी नहीं माना जाता सकता। निचली अदालत की ओर से एक युवक को दोषी ठहराए जाने के फैसले को पलटते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। पालघर के रहने वाले काशीनाथ घरात के खिलाफ गर्लफ्रेंड की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376 और 417 के तहत बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। गर्लफ्रेंड का आरोप था कि काशीनाथ ने शादी का वादा करके उससे फिजिकल रिलेशन बनाए और फिर वादे से मुकर गया। इस मामले में 19 फरवरी 1999 को अतिरिक्त सेशन जज ने काशीनाथ को रेप के आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन धोखाधड़ी का दोषी करार दिया था। अदालत ने काशीनाथ को 3 साल तक शादी का वादा कर संबंध बनाने और फिर मुकर जाने के आरोप में 1 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई थी। घरात ने इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की सिंगल बेंच ने उसे धोखाधड़ी के आरोप से भी मुक्त कर दिया। जस्टिस प्रभुदेसाई ने कहा कि तथ्य यह बताते हैं कि महिला और आरोपी के बीच 3 साल लंबी फिजिकल रिलेशनशिप चली और दोनों का अफेयर था। जस्टिस ने कहा कि महिला के बयानों से यह साबित नहीं होता है कि वो किसी तरह के धोखे में रखी गई थी। केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय के फैसलों का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि यह साबित होना चाहिए कि महिला के सामने शादी का वादा करते हुए गलत तथ्य रखे गए थे और बाद में वे बातें गलत साबित हुईं। अदालत ने कहा कि 2 बातें साबित होनी चाहिए। पहली यह कि गलत जानकारी देकर शादी की बात की गई थी। दूसरी यह कि वादा ही गलत था और उसके बहकावे में आकर ही महिला यौन संबंधों के लिए राजी हो गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है कि आरोपी महिला के साथ शादी नहीं करना चाहता था। यहाँ यह बात साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं है कि महिला को गलत जानकारी देकर आरोपी ने यौन संबंधों के लिए राजी किया था। ऐसे में उसे लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी से इनकार करने के लिए धोखाधड़ी का दोषी नहीं माना जा सकता।
मुंबई की गलियों में अवैध रूप से बनाए जा रहे अस्पताल नागरिकों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। ऐसे अस्पताल में नकली डॉक्टर और फायर सेफ्टी सिस्टम जैसी कई खामियां मरीजों की मौत का कारण बन सकती हैं। मुंबई में कम से कम 46 नर्सिंग होम को नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवैध घोषित किया गया है। मुंबई में 46 नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहे हैं, फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। महानगर पालिका के अनुसार मुंबई में 1448 नर्सिंग होम हैं। आमतौर पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित वार्ड के स्वास्थ्य अधिकारी की होती है कि उनके वार्ड में ऐसा कोई अवैध नर्सिंग होम न हो। वे ऐसे निर्माणों की जांच और रिपोर्ट करते हैं। तदनुसार संबंधित नर्सिंग होम को अस्पताल में दोषों को ठीक करना होगा और यदि वे दोष को ठीक नहीं करते हैं तो उस नर्सिंग होम के मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाता है। अदालत ने उस पर जुर्माना लगाया है। मुंबई, देश में हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा बैंकों को चपत लगाने का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ और अब एक और हीरा कारोबारी कंपनी सांघवी एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का एक बड़ा डिफॉल्ट सामने आया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसने आईडीबीआई बैंक का 6,710 करोड़ रुपए का खर्च चुकाने में डिफॉल्ट किया है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की तरफ से पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का डिफॉल्ट करने के बाद इसे भारतीय बैंक इतिहास में हीरा उद्योग की दूसरी सबसे बड़ी डिफॉल्ट की घटना माना जा रहा है। आईडीबीआई बैंक का नियंत्रण एलआईसी के पास है। आईडीबीआई ने तो अपने डिफॉल्टर्स से रकम वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इससे बड़े नुकसान हो सकते हैं। दरअसल एलआईसी का अगले साल आईपीओ आने वाला है और इस डिफॉल्ट की वजह से एलआईसी के आईपीओ की प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसका आईसीआईसीआई बैंक के आईपीओ पर कितना असर पड़ेगा। आईडीबीआई बैंक की तरफ से मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित सांघवी एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल और उसकी 4 सहायक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन कंपनियों के 13 उच्च अधिकारियों और गांटर के खिलाफ भी वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये 4 सहायक कंपनियां हैं सांघवी डायमंड्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सांघवी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सांघवी स्टार रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और रॉयल स्टेट होल्डिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इनकी 2 फैक्ट्री गुजरात के सूरत के अलावा मुंबई में हैं। अक्टूबर 2018 में इस बड़े डिफॉल्ट के संकेत मिलने लगे थे। बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित भारत डायमंड बाजार में सांघवी एक्सपोर्ट्स पर लगभग 468 करोड़ रुपए नहीं चुकाने का आरोप लगाया था। इसे लेकर बैंक कंसोर्टियम ने सांघवी एक्सपोर्ट्स की संपत्तियों को जब्त भी कर लिया था। उस वक्त बैंकिंग जानकार इसे चौंकाने वाली घटना मान रहे थे और साथ ही इस बात को लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर खराब रिकॉर्ड के बावजूद कंपनी को इतना बड़ा लोन कैसे दिया गया। अब ऑल इंडिया एसोसिएशन के प्रमुख विश्वास उटागी ने इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की तरह आरोपी देश छोड़कर ना भागने पाएं।
ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।